वेलकम टू बायोलॉजी लवर। तो आज हम देखेंगे ओपीएससी पीजीटी बॉटनी का क्वेश्चन। ओपीएससी पीजीटी बॉटनी जो 2016 में आया था। किसमें? 2016 में ये क्वेश्चन आया था। और ये कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट पार्ट जो बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज या बोल सकते हो डीएनए, सेल साइकिल, उसके ऊपर रहता है, वो सब के ऊपर आज थोड़ी देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन इसमें क्या है, थोड़ी इजी है, लेकिन बाद में जो क्वेश्चन जिसको हम +2 लेवल या पीजीटी के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन मानते हैं, वही सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। 64 से हम 80 तक देखेंगे, 64 से 80 तक देखेंगे। और बहुत अच्छा अच्छा आपका लेंथी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको वो ट्रिक अगर समझ में आ जाएगा तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकती है। चलो देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन। द लार्जेस्ट एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड सिंक ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा CO2 कौन सिंक करता है अर्थ में? जितना हम CO2 प्रोडक्शन करता है, कौन करता है? ओशन। तुम बोलोगे ओशन? हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन और डायटम्स इसी में पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर पूछिएगा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर भी कौन है, वो भी क्या हो जाएगा? ओशन हो जाएगा। ओके, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। द हार्ड नॉन लिविंग आउटर कवरिंग ऑन अर्थ सपोर्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज नोन एज द लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। इसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर सबसे हार्ड ये रहता है, तो वो सब। हाइड्रोस्फीयर तो पानी रहता है, एटमोस्फीयर जानते हैं, बायोस्फीयर भी आप जानते होंगे। ओके, इजी था इसलिए सबको मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना हूं। इन एन इकोसिस्टम फूड चेन कार्निवोर रिप्रेजेंट। कार्निवोर क्या रहता है कि प्राइमरी कंज्यूमर तो हार्डवेयर रहेगा, तो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कार्निवोर कहां से शुरू होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर जो रहता है वो कार्निवोर रहता है, क्योंकि प्लांट तो प्रोड्यूसर है और प्राइमरी कंज्यूमर हार्डवेयर है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होगा वो होगा कार्निवरस। ओके, 67 इन फूड वेब कार्निवरस प्लांट रिप्रेजेंट। फूड वेब में कार्निवरस प्लांट क्या रहते हैं? हेटेरोट्रोफ होते हैं, क्योंकि खुद का खाना खुद बना नहीं सकते हैं। इजी था। अब चलते हैं, थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा, इसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ओके, 68 द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज न्यूक्लिक एसिड कैन बी। तो वायरस का जो, अगर हम ये तो बैक्टीरियोफेज का मैं ले रहा हूँ, वायरस होता है तो सिर्फ बैक्टीरियोफेज नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो इसमें क्या रहता है, जो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा वो क्या होता है? एक साथ डीएनए या आरएनए एक साथ नहीं रह सकता, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो या डबल स्ट्रैंडेड हो। एक डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा, क्योंकि आरएनए वाला जेनेटिक मटेरियल भी रहता है। तो आंसर हो जाएगा आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। ओके, तो वायरस के बारे में भी आपको पढ़ना है। द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, अभी बैक्टीरिया मैंने बनाया था। द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर कैसे अटैच करता है ना? एट स्पेसिफिक रिसेप्टर। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जाए बैक्टीरिया जाके वो चिपक जा रहा है, नहीं। उसका जो टेल फाइब्रिल रहता है, ये टेल फाइब्रिल रहता है, वो जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बैक्टीरिया के ऊपर लगता है और वहीं से वो सारा चीज को छोड़ के सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर को क्या करता है? इंसर्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा एट स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट इंक्लूड लिपोप्रोटीनसैकेराइड, प्रोटीन एंड थिकोइक एसिड, फ्लैजेला एंड पीली। तो वहां पर जाके वो क्या करता है? बाइंड करता है। The cellule having peptidoglycan with no muric acid is the characteristic feature of, ना जिसके पास पेप्टिडोग्लाइकन भी नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया में जनरली क्या पाया जाता है? पेप्टिडोग्लाइकन। चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, पेप्टिडोग्लाइकन तो मिलेगा, लेकिन किस में नहीं होता? आर्किया पेप्टिडोग्लाइकन भी रहता है, म्यूरिक एसिड भी नहीं होता। किसमें? आर्किया में। तुम बोलोगे कुछ में पाया जाता है, नहीं। मिथेनोजेनिक में स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं, उसी तरह से पेप्टिडोग्लाइकन वो नहीं होता है। ओके, चलो अब चलते हैं 71 क्वेश्चन में। मिथेनोबैक्टीरियम। तो मिथेनोबैक्टीरियम मैंने क्या बताया था? गाय भैंस। अगर गाय भैंस तो नहीं बनेगा मुझसे, थोड़ी ये सोच लो। ये गाय जो भैंस होता है, उसके पेट में जो रूमेटिक एनिमल रहता है, ये रूमेटिक एनिमल के पेट में वो क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव आर्किया पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव आर्किया पाया जाता है, इसलिए वो फाउल मिथेन कलर का स्मेल आता है जब जाओगे गोबर में और दूसरी चीज में आता है। तो ग्राम पॉजिटिव आर्किया ये एनसीईआरटी में भी है। द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जीन टू द वायरस। तो वायरस मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर आपको पढ़ाया था, या बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन तो किसके द्वारा होता है? ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियोफेज के द्वारा बैक्टीरियल जी ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जीन बाय द वायरस, तो बैक्टीरियोफेज द्वारा होगा, वो होता है ट्रांसडक्शन। ओके
ओके, ये आ गया थोड़ी, यहीं से थोड़ी थोड़ी देखो किस तरह से फंसाने की कोशिश किया, लंबा लंबा क्वेश्चन दिया है, आपको थोड़ी बहुत क्या करना पड़ेगा, समझना इसे पड़ेगा। ओके, 73 में देखिए, द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर डीएनए कंटेनिंग आरआरएनए। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, क्योंकि डीएनए में क्या रहेगा, आरआरएनए के लिए कोड के लिए क्या रहेगा, जीन रहेगा। जीन कंट्रीब्यूटिंग फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन करता है, और आरएनए पॉलीमरेज वाई ट्रांसक्राइब आरएनए। तो आपको ये मैंने इंपॉर्टेंट बार और बताया, आरएनए पोल 1 क्या करता है, आरएनए पोल 2 जो एमआरएनए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आरएनए एसएनआरएनए सिंथेसाइज करता है, आरएनए पोल 3 ये सब का फंक्शन जाना पड़ेगा। तो आरएनए पोल 1 द्वारा सिंथेसाइज होता है आरआरएनए। तो ये आरआरएनए क्या रहता है कि क्या क्या करता है, ये देखो पूरे दिया है, पढ़ना पड़ेगा। इन पीस व्हिच टर्न गेट असेंबल्ड विद द राइबोसोमल प्रोटीन ट्रांसक्राइबिंग द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग ट्रांसक्राइब ट्रांसलेटेड इन द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग राइबोसोमल सबयूनिट इन द न्यूक्लियोलस। वहां पर बना रहा है राइबोसोमल सबयूनिट, बना नहीं। बी का देखते हैं क्या दिया हुआ है, थोड़ी डिफिकल्ट है, इसे थोड़ी आपको लंबे से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूँ, आंसर ये हो जाएगा। इन ए सिंगल लॉन्ग पीस then spliced to form rRNA molecule assembled with the ribosomal protein and translated in the cytoplasm forming a ribosomal unit in the nucleolus। तो ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि rRNA अगर देखोगे, आरएनए पॉल 1 एक लंबा आरएनए को ट्रांसक्राइब पहले करता है, जिसे बोलते हैं 45S, क्या बोलते हैं 45S आरआरएनए। और ये 45S जो आरएनए रहता है ये टूट जाता है, एक 18S में और दूसरा होता है 5.8S में, 5.8S में, और तीसरा रहेगा 28S में। तो इस तरह से ये बिखर जाता है। उसके बाद क्या होता है, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ बनके वो क्या बनता है, राइबोसोमल सबयूनिट बनकर न्यूक्लियोलस बनाता है। तो आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। थोड़ी डिटेल में आप पढ़ लीजिए, सारा ऑप्शन बहुत लंबा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके, 74 में चलते हैं। तो 74 में देखते हैं ये सेल साइकिल क्या होता है, ये सेल साइक्लिन, साइक्लिन और सीडीके से ये क्वेश्चन है। तो ओके, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है 74 में। देयर आर एटलीस्ट 3 चेक पॉइंट एट G1S प्रिवेंट इनिशिएशन ऑफ एस फेज। G1S में एस फेज में सिंथेटिक फेज को रोकता है। G2M प्रिवेंट इनिशिएशन ऑफ द माइटोसिस। तो G2S जो रहता है जो क्या करता है, माइटोसिस शुरू होने के लिए रोकता है। प्रिवेंट अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। द चेक पॉइंट आर कंट्रोल बाय द, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एक्शन ऑफ द साइक्लिन प्रोटीन। साइक्लिन ए भी नहीं, सिर्फ साइक्लिन से कैसे हो जाएगा। और दूसरे में दिया है एक्शन ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंसी डीके, अकेला इसके द्वारा भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। तो तीसरा देखते हैं कोऑर्डिनेट फॉस्फोराइलेशन डिस्फोराइलेशन। हाँ, ये तो थोड़ी पार्शियल ठीक है, लेकिन देखते हैं द मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर ए डाइमर साइक्लिन सीडीके थ्रू फॉस्फोराइलेशन डिस्फोराइलेशन, ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। एमपीएफ मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, ये क्या करता है, G2 फेज के लास्ट में एक्टिव हो जाता है। G2 फेज में एक्टिव हो जाके एम फेज में अगर कुछ गड़बड़ी होता है या कोई भी कुछ रोकना होता है सेल साइकिल को, तो वो क्या करेगा ना, साइक्लिन किसके साथ रहता है, सीडीके के साथ। क्या रहता है, सीडीके। सीडीके है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज मतलब हमेशा फॉस्फोरस ग्रुप यहाँ पर होगा, फॉस्फोराइलेशन करता होगा। तो ये एमपीएफ क्या करता है, मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, इस सीडीके को फॉस्फोराइलेशन डिफॉस्फोराइलेशन करके वो क्या करेगा, सेल साइकिल को रोक देगा, सेल साइकिल को आगे बढ़ने नहीं देगा, एम फेज में क्या करेगा, एंटर करने में या एम फेज में रोक देगा। तो ये करता है एमपीएफ मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। और हम जानते हैं कि एम फेज में कौन सा साइक्लिन रहता है, हम इसके बारे में जानते थे ना, साइक्लिन बी, और उसके साथ क्या रहता है, सीडीके 1। तो इसको फॉस्फोराइलेशन डिस्फोराइलेशन करके उसको रोक सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कौन सा साइक्लिन एस फेज में, G2 फेज में, एम फेज में एक्टिव होता है, ये सारा आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन है, मैं डिटेल इसके ऊपर अभी बताऊंगा, तो पूरी क्लास लेना पड़ेगा, तो आपको नेक्स्ट ये में इसे सब पढ़ लेना है। ओके, क्योंकि एग्जाम भी बहुत जल्दी आ रहा है, मुझे भी थोड़ी कुछ टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपको सेल्फ प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा जोरदार देना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है मैं कभी कभार क्विज के हिसाब से दे देता हूँ, कभी कभार कुछ वीडियो बना लेता हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, 75 इन 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस जीन मैपिंग मिडिल ऑफ द जीन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। मिडिल ऑफ द जीन कैसे हम डिसाइड करेंगे, अगर किसी में भी देखोगे तो जीन को अगर देखोगे तो ए बी सी ये बड़ा है, तो दूसरा क्या होता है ना, इस तरह से हम बना सकते हैं
ए बी सी। तो इसके मिडिल ऑफ जीन, ये जो मिडिल ऑफ जीन, ये मैं तो एक लिनियर बना दिया हूँ, बी को बीच में डाल दिया हूँ। कैसे पता चलेगा ना, यहाँ पर क्रॉसओवर होता है, सिंगल क्रॉसओवर या डबल क्रॉसओवर। डबल क्रॉसओवर में अगर होगा तो अगर देखा जाए तो सिंगल क्रॉसओवर में मैं प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ, डबल क्रॉसओवर का प्रोडक्ट में आपको लिखा दे रहा हूँ। क्या बन जाएगा ना, ए बी और क्या बन जाएगा, बड़ा सी। और अगर देखेंगे और दूसरा क्या बनेगा ना, ए बड़ा बी और छोटा सी। तो ये बन जाएगा डबल क्रॉसओवर का प्रोडक्ट। तो ये किससे, मिडिल ऑफ द जीन कैसे पता चलेगा ना, नियरली मुझे लग रहा है डबल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा। तो ये आपको फिर से वेरीफाई कर लेना है। तो मेरे हिसाब से आंसर डबल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, ये देखो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है, आपको बस समझने की जरूरत है, उसके बाद फटाक से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ए गिवन स्टैंडर्ड डिप्लॉयड प्लांट हैविंग 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 14 क्रोमोसोम अपॉन द मेयोटिक एनालिसिस इंस्टेंट ऑफ द एक्सेप्ट द 7 बाइवैलेंट। हम जानते हैं बाइवैलेंट कहाँ पर पता है, मेयोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में शायद लेप्टोटीन, जाइगोटीन में शायद देखने को मिलती है बाइवैलेंट। वहां पर क्या होता है, 14 क्रोमोसोम है तो 7 पेयर बनना चाहिए, बाइवैलेंट बनेगा 7 पेयर। इस तरह से देखोगे तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, बाइवैलेंट बनना चाहिए, और होना चाहिए 7 पेयर ऑफ बाइवैलेंट। रिलीवेंट 6 बाइवैलेंट एंड 1 यूनिवैलेंट। 6 इस तरह से बना और एक क्रोमोसोम क्या रह गया, यूनिवैलेंट इस तरह से रह गया। एंड इन मेटाफेज ऑफ द पोलन मदर सेल द प्लांट कैन सेट टू बी। द प्लांट क्या हो जाएगा, तो मतलब इसमें एक क्रोमोसोम का क्या होता है, डेफिशिएंसी है। और एक क्रोमोसोम को डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, मोनोजोमी। क्या बोलते हैं, मोनोजोमी। 2n-1 इज नोन एज द मोनोजेमी। ओके, ट्राइजोमी इसी तरह से, तो इस तरह से जान सकते हो। द प्रिंसिपल ऑफ मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन इज बेस्ड ऑन द मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किससे डिराइव हुआ था ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस से, डाइहाइब्रिड क्रॉस से हुआ था। और इसे जो था उसमें उन्होंने क्या बताया था, जो दो जीन जो एलील साथ में जा रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, वो जब गैमेट फॉर्मेशन या नया जनरेशन आता है वो इंडिपेंडेंटली खुद को क्या करते हैं, एसर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा मेंडल लॉ का F2 हाइब्रिड क्रॉस रेशियो से पता चलता है। और जो दो रेशियो था, दो लॉ था, सॉरी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो F1 से, F1 मतलब वो जो था वो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया था, और ये था डाइहाइब्रिड क्रॉस से। ओके, तो ये सब भी आपको देख लेना है। ओके, 78 में देखते हैं, द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूवी, जो यूवी रे का 3 रहता है, यूवी ए बी सी तीनों रहता है। इंड्यूस म्यूटेशन बाय द कोजिंग, किसके द्वारा कोजिंग करता है ना, यूवी रे जब म्यूटेशन प्रमोट करता है वो क्या करता है, थायामीन डाइमर क्या बनाता है, थायामीन डाइमर क्या बनता है, थायामीन क्या था, डाइमर क्या बनाता है, थायामीन डाइमर बनाता है। और यहाँ पर एक एंजाइम रहता है डीएनए फोटोलेज। तो डीएनए क्या रहता है, डीएनए फोटोलेज, इस तरह से फोटोलाइज, डीएनए फोटोलाइज। तो ये फिर से क्या करता है, थायमीन डाइमर को तोड़ता है और फिर से जो ओरिजिनल पोजीशन था उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये डीएनए के जो म्यूटेशन होता है, आपको वो सबको रिपेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बेस एक्सक्रीजन रिपेयर, सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीजन रिपेयर, और क्या कहते हैं, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, 79 में देखते हैं, द क्रोमोसोम काउंट इन प्लांट कैन बी रिप्रेजेंट आइदर इन द यहाँ पर गैरिनिक, सोमाटिक और बेसिक एक्स नंबर ऑफ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेस्ड ऑन द व्हिच ट्रिटिकम एस्टिवम, या ट्रिटिकम एस्टिवम दिए, ट्रिटिकम एस्टिवम लिखा है इधर, सॉरी, ट्रिटिकम एस्टिवम व्हिच इज द एक्सोहेलोप्लॉइडी, एलो हेक्साप्लॉइडी, एलो मतलब एलो मींस समान नहीं है, हेक्सा प्लॉइडी, हैविंग द डिफरेंट जीनोम, क्या होता है ना, जीनोम इस तरह से दिया है AABB और DD। तो इसका जीनोमिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो बनाया जाता है ट्रिटिकम एस्टिवम या ट्रिटिकम एस्टिवम हम बोलते हैं, ये किस तरह से बनाया जाता है ना, इसमें क्या होता है, एक होता है T2 डिजिटम, जो क्या होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, मतलब 4x होता है, उसके साथ एक 2x वाला जो विल गोड ग्रासेस रहता है 2x, उसको मिला दिया जाता है। तो उसमें जो 4x + 2x, ये तो अलग अलग था, AA और BB, और ये क्या है DD, तो ये मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, AABB और DD बना देंगे, जिसमें बोलते हैं हम 2n = 6x = 14। यहाँ पर 2n = 6x = 42,
तो इस तरह से ये बनता है। ये भी हो सकता है करीब करीब ये भी सिमिलर लग रहा था, तो दोनों में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन मैं वेरीफाई किया तो आंसर ये हो जाएगा 2n = 6s = 42 होगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं द 80 नंबर। द स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द ऑयल रिच सीड contain enzyme such as isocitrate lyase and maltase synthesized involved into the conversion of lipid into carbohydrate। लिपिड मतलब ये जानते हो लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। कि सीड जर्मिनेशन में हम जानते हैं वो जो कोटिलिडन में या दूसरे जमा क्या पाया जाता है, ग्लाइऑक्सीजोम जो रहता है, जो एक मॉडिफाइड पेरोक्सिजम होता है। और ये ग्लाइऑक्सीजम क्या करता है, फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में जर्मिनेशन के टाइम में। क्योंकि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसे खाना चाहिए, उसे मिलेगा फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में, जो एसिटाइल बीटा ऑक्सीडेशन होगा और एसिटाइल को ए बना देगा, उसमें से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और ये जो प्रोसेस इसमें होता है, कौन सा साइकिल होता है, ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल। क्या रहता है, ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल। तो इसी तरह हमने करीब करीब 18 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन के करीब करीब देखा। तो ये था कुछ डिफिकल्ट पार्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्विज में। आपका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग चलता रहेगा। आप सबको मेरी अपकमिंग एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।